नमस्कार, आप देख रहे हैं सरकारी मंथन। मैं हूं आपके साथ अनूप मिश्रा। दोस्तों, आजकल आपने देखा होगा कि नेशनल मीडिया पे एक बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है नेशनल हेराल्ड केस। ये वही नेशनल हेराल्ड केस है जो कई वर्षों से चला आ रहा है, जिसमें राहुल गांधी और सोनिया गांधी को से घंटों पूछताछ की गई है और काफ़ी चर्चा का विषय बना है। कांग्रेस पार्टी ने लगातार भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगाया है कि राजनीतिक द्वेष के कारण भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी और सोनिया गांधी को परेशान कर रही है। आज हम बात करते हैं नेशनल हेराल्ड केस की। दोस्तों, नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को राहत मिल गई है, क्योंकि दिल्ली के उस राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने इस मामले में सुनवाई करने से इनकार कर दिया है, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी इसे एक जश्न की तरह मना रही है। तो अब सवाल यह उठता है कि क्या सोनिया गांधी और राहुल गांधी बेकसूर हैं? क्या नेशनल हेराल्ड केस का मुकदमा जो कि सुब्रमण्यम स्वामी ने उठाया था वो झूठा है? अब सोनिया गांधी और राहुल गांधी ये बेकसूर हैं या नहीं, ये समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा। बात है साल 1938 की, जब पंडित गोविंद बल्लभ पंत, पंडित जवाहरलाल नेहरू और ऐसे ही करीब 5000 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मिलकर एक कंपनी बनाते हैं जिसका नाम होता है एजीएल, यानी कि एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड। इस कंपनी ने 3 समाचार पत्रों को प्रकाशित करना शुरू किया। नेशनल हेराल्ड, जो कि अंग्रेजी में था, कौमी आवाज उर्दू में, और नवजीवन, जो कि हिंदी में प्रकाशित होता था। बड़े नामी गिरामी अखबार होते थे उस वक्त। ये तीनों अखबार कांग्रेस की विचारधारा को लगातार आगे बढ़ाते थे। लेकिन यह नेहरू की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं थी, बल्कि इसके 32,000 शेयर्स का मालिकाना हक हजारों स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पास था। वर्तमान में अगर नेशनल हेराल्ड की सभी चल अचल संपत्तियों का हिसाब लगाया जाता है तो यह करीब 2000 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी होती है। अब 1938 से साल 2008 तक नेशनल हेराल्ड नाम का एक अखबार छपा करता था, लेकिन 2008 में यह अखबार घाटे में जाने लगा और इसकी पब्लिकेशन बंद कर दी गई। इसके बाद जब कोई रास्ता नजर नहीं आता है तो कांग्रेस पार्टी फंड से एजीएल कंपनी को 90 करोड़ का इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाता है, जिसका मतलब था कि एजीएल को कांग्रेस पार्टी को इस लोन के बदले कोई ब्याज नहीं देना पड़ेगा, लेकिन 90 करोड़ का लोन यथास्थिति बरकरार रहेगा। अब आता है साल 2010। 23 नवंबर 2010 को एक नई कंपनी बनाई जाती है जिसका नाम होता है यंग इंडियन, और इस कंपनी के शेयरों में से 76% सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पास होते हैं, और बाकी के जो 24% कांग्रेसी नेताओं मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस के पास होते हैं। या कह सकते हैं कि ये एक जो कंपनी होती है वो गांधी परिवार की होती है, कांग्रेस की ही होती है। दोस्तों, यहां पर गांधी परिवार एक ऐसी चाल चलता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। दोस्तों, यंग इंडियन के बनने के ठीक 3 महीने बाद, यानी कि 26 फरवरी 2011 को एजीएल का पूरा लोन यंग इंडियन को ट्रांसफर कर दिया जाता है और एजीएल सहित पूरे नेशनल हेराल्ड अखबार पर यंग इंडियन का कब्जा हो जाता है। इस बात की भनक जैसे ही जनता पार्टी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी को लगती है तो तुरंत सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ दिल्ली की एक अदालत में केस दर्ज कर देते हैं, और सुब्रमण्यम स्वामी आरोप लगाते हैं कि जिस एजीएल कंपनी को तमाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने मिलकर बनाया था सिर्फ नेशनल हेराल्ड अखबार को चलाने के लिए, उसे कांग्रेस पार्टी ने अवैध तरीके से लोन दिया और फिर उस पर कब्जा कर लिया। जबकि आयकर अधिनियम 1961 की धारा 269 के उल्लंघन के अनुसार कोई भी राजनीतिक दल किसी भी कंपनी को लोन नहीं दे सकता है, और लोन देने के बाद एक नकली कंपनी जिसकी कीमत सिर्फ 50 लाख रुपए थी, मतलब सिर्फ 50 लाख, उसे एजीएल का मालिकाना हक दे दिया जाता है और एजीएल की लगभग 2000 करोड़ की संपत्ति पर कब्जा सीधा राहुल गांधी और सोनिया गांधी को हो जाता है, जिस पर कह सकते हैं कि उसका आज भी फायदा राहुल गांधी और सोनिया गांधी उठा रहे हैं। आप सुनकर चौंक जाएंगे, लेकिन इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार नेशनल हेराल्ड की कई इमारतों से करोड़ों रुपए का किराया आता है,
जो सीधा यंग इंडियन के मालिक यानी कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पास जाता है। इसके बाद 2014 में मजिस्ट्रेट अदालत सोनिया गांधी राहुल गांधी को तलब करती है और ये माना जाता है कि दोनों ने फर्जी तरीके से धोखाधड़ी की है और इसी साल यानी कि 2014 में आयकर विभाग और ईडी अलग अलग प्रारंभिक जांच शुरू कर देते हैं। 2015 में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को निचली अदालत में पेश होना पड़ता है, लेकिन उन्हें जमानत मिल जाती है। 2016 में सुप्रीम कोर्ट सोनिया और राहुल कोर्ट को व्यक्तिगत उपस्थिति में छूट दे देती है, लेकिन कार्रवाई को रद्द करने से इनकार कर देती है। 2018 में ईडी आयकर विभाग द्वारा रखे गए सबूतों और सुब्रमण्यम स्वामी की शिकायत के आधार पर धन शोधन निवारण अधिनियम यानी कि पीएमएलए के तहत औपचारिक रूप से मामला दर्ज कर लिया जाता है। 2022 में जांच और तेज हो जाती है। जून के महीने में राहुल गांधी से सिर्फ 5 दिनों में 50 घंटे से अधिक तक पूछताछ की गई, जबकि सोनिया गांधी से जुलाई में कई सत्रों में पूछताछ की गई। एजीएल और वाईआई से जुड़े परिसरों की तलाशी भी ली गई। लेकिन इसी बीच जब ईडी अपनी छानबीन के बाद एक अंतिम स्तर पर पहुंचती है, कोर्ट एक ऐसा अड़ंगा लगा देता है जिससे ईडी की सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाती है। तमाम छानबीन के बाद जब ईडी दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करती है, तो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने इस मामले में सीधे सुनवाई करने से इनकार कर देते हैं और ये कहते हैं कि सुब्रमण्यम स्वामी के द्वारा की गई शिकायत एक निजी शिकायत थी, जिसके आधार पर हम सुनवाई नहीं कर सकते। कोर्ट का यह कहना है कि मनी लॉन्ड्रिंग की शिकायतों पर सुनवाई किसी निजी शिकायत पर नहीं हो सकती है। इसके लिए सरकारी नियम यह कहता है कि सोनिया और राहुल गांधी के खिलाफ पुलिस में एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, जिसका मतलब यह हुआ कि गांधी परिवार को नेशनल हेराल्ड मामले में कोई छूट नहीं मिली है और न ही ये दोनों नेता बेकसूर साबित हुए हैं। तो फिर कांग्रेस पार्टी जश्न किस बात का मना रही है, ये तो वही जान सकते हैं। हालांकि वर्तमान मामले में दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी दोनों के खिलाफ एक नई एफआईआर दर्ज कर ली है, जिसके आधार पर ईडी के द्वारा एक नई चार्जशीट तैयार की जाएगी और फिर कोर्ट में इसे दोबारा सुनवाई के लिए पेश किया जाएगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि 2018 से यानी अब तक करीब 6 साल पूरे होने जा रहे हैं और इन 6 सालों में क्या ईडी को इस नियम के बारे में कुछ भी पता नहीं था? जो विशाल गोगने ने बताया, कहीं न कहीं ये चीज एक शक पैदा करती है कि कहीं ये सब राजनीतिक पार्टियां न्यायपालिका के साथ मिलकर आम जनता को बेवकूफ तो नहीं बना रही हैं। आपका क्या मानना है इस विषय को लेकर? क्या राजनेताओं के खिलाफ दर्ज इन केसों में जानबूझकर देरी की जाती है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। नमस्कार।